हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज की क्लास है भाई बिहार बोर्ड स्पेशल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड में चलते हैं सेट 1, राइट। तो हम लोग करने वाले हैं इन्हीं सेट के थ्रू प्रैक्टिस। एंड जितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने अब तक, मैं कह रही हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या जितने बच्चे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, देखो जिसने नहीं पढ़ा है अगर वो इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि अब से आप जितनी भी क्लासेस देखोगे एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेगा। टॉपिक तो मैंने आपको बहुत बार क्या कर दिए हैं बेटा, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये कि मैम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा दीजिए, टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहली चीज, जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनका रिवीजन हो जाएगा, वो प्रैक्टिस पर लगे रहे, वो अपने अंदर ये ना आने दी कि अरे यार पढ़ तो लिया है, नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस बनी रहे, सबसे बड़ी चीज। एंड सेकेंड चीज ये है कि आपको क्या कर लेना है कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा, आज से जब आप क्लास लेना स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही आपको क्या करना है, अपनी एक नई कॉपी बनानी है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा क्लास के साथ, ठीक है। एंड उसी में जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज उनका आंसर मुझे बताइए, समय मिल जाए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में, जैसे आज की क्लास जो, इस पे लिख दीजिए सेट 1। इससे आपके पास क्या होगा, सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आप खुद देखेंगे जब आप अपने बोर्ड का एग्जाम देकर आएंगे तो आपको वही क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। शुरू कर देते हैं। शुरू करूंगी छोटे से अनाउंसमेंट्स के साथ कि बेटा अगर आप डेली ही क्लासेस लेना चाहते हो कि मैम अभी आप हफ्ते में एक दिन मिलते हैं बट हमें आपसे पूरे हफ्ते मिलना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टॉपर्स बैच, जहां पर आपको तैयारी कराई जाएगी और भी बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको पूरे हफ्ते ही लाइव क्लासेस मिल रही हैं और साथ ही साथ किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की मिल रही हैं। और आपको आने वाले टॉपर्स बैच भी यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं। टीचर्स नोट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड गाइस सैंपल पेपर भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी और भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी। टॉपर्स बैच तो मिलेंगे तो रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, यानी कि आने वाले जो बैचेस रहने वाले हैं। बैच को लेने के लिए बेटा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। प्राइस है 1199 एंड साथ ही साथ व्हाट्सअप करना है तो उसका लिंक भी, यानी कि भाई व्हाट्सअप का जो नंबर है बेसिकली वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल फॉर्म का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप खुद से ऐप से कोर्स डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है, ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे सेट की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। हर वीक करेंगे हम एक सेट की प्रैक्टिस एंड देखना जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मिलेंगे यही वाले क्वेश्चन। बस आपको ना प्रैक्टिस की नीड है, जितना बताऊं आंसर कैसे देना सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज अच्छे से बने रहे क्लास में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है भाई 50%, तो हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सेट 1 में, ठीक है। ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, ना सिर्फ हम किसकी सब्जेक्टिव की करेंगे। जब भी हम अपना कोई भी सेट करेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्योंकि बोर्ड में सारे ही मिलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे कर लेते हैं गाइस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1 है क्या यहाँ पे, हाँ जी बताइए फटाफट से कि अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या फिर ये सभी। जल्दी बताएं। जल्दी से आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए तो बेटा यहां पर बोल रहे हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे। तो अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और याद रखना जितनी भी देर क्लास चलेगी, मैं नहीं कहती आपसे कि आप मुझे 1 घंटा दो, 2 घंटा दो यहाँ पढ़ने के लिए। मैं कह रही हूँ कि आपने अगर मुझे अपने 30 या 35 मिनट भी दे देना पढ़ने के लिए, और जो क्लास में तुम इन मिनटों में सीख कर जाओगे ना बेटा, पढ़ कर जाओगे, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जितने कराऊंगी, बस यही लिखने हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने कॉपी पर लिखने हैं एंड इन क्वेश्चन को रिवीजन करना है। मैं कह रही हूं तुमने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनके नोट्स जरूर बना लेना जो मैं सेट 1 करवाने वाली हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्लोरोफिल की बात करें, जिसको हम हिंदी में पर्णहरित कह देते हैं बेसिकली, तो ये किस कोशिकांग में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक या फिर ये सभी। बताए बेटा
क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? जल्दी से आंसर। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो भाई क्या है यहां पे, पत्ती देखिए सभी ने, ठीक। पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक। ठीक। अब क्लोरोफिल की बात करें कि आखिर वो किस कोशिकांग में मिलेगा, तो ये जो हरित लवक होता है इसी में क्या होता है बेटा आपके, यहां पर अगर मैं आपसे बात कर लेती हूं कि ये जो आपका यहाँ पे हरित लवक है, इसके अंदर कुछ हरे रंग के कण मिलते हैं जिसको हम हिंदी में तो पर्णहरित कह देते हैं एंड इंग्लिश में क्लोरोफिल, जो बेसिकली दो काम करता है कि एक तो पौधे को हरा रंग देगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। हर एक क्वेश्चन को बता के चलूंगी, एक्सप्लेन करके चलूंगी क्या है, तो वैसे ही आपको भी पढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए बोल रहे हैं कि कौन सी गैस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ जी, O2 दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, N2 या फिर HE। जल्दी से बताएं, जल्दी से गाइस, फटाफट से। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर गाइस, क्या होगा? चलिए तो बेटा बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो हमें पता है कि जो CO2 होती है बेटा ये जरूरी होती है। अब जरूरी क्यों होती है? क्योंकि इसको पौधे का भोज्य पदार्थ बनाना होता है, यानी कि C6H12O6 को बनाना है क्या? पौधे का भोज्य पदार्थ। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा जिसको हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया आखिर कौन सी है? क्या वो बेटा श्वसन की प्रक्रिया है, क्या वो प्रकाश संश्लेषण है, क्या दोनों ही हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर देने गाइस फटाफट से, क्या आंसर होगा भाई? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली आखिर प्रक्रिया है कौन सी? जल्दी से बताएं, जल्दी आंसर गाइस फटाफट से। जल्दी जल्दी क्या होगा आंसर? चलिए बेटा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, क्या ये श्वसन है? नहीं, श्वसन क्या होता है कि भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे सौर ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं तो वो कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। कौन बदलता है? क्लोरोफिल। ये तो क्या हो जाता है जब आप भोजन से ऊर्जा को निकालते हैं, यानी कि भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना श्वसन है। दोनों भी पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे अगर हम बेटा बात कर लेते हैं कौन सी घटना जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम घटना है? बेटा याद रखना कि बिहार बोर्ड के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट हुए हैं एंड अगर आप उठा के देखोगे पहले के क्वेश्चंस तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम कितने रिपीट कर रहा है। तो जल्दी से आ जाए फटाफट से, एंड तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पे प्रीवियस ईयर से लेके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, ठीक है, ईयर वाइज भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना होगी? तो बेटा सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, देन उसको बदलेगा रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है कहां पर? जड़ में, पत्ती में, तने में या फिर फूल में? बताइए क्या होगा बेटा? कि अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा आंसर कि भाई आखिर भोजन का निर्माण हो रहा है तो बेटा वो कहां हो रहा है? जल्दी से। हाँ जी
चलिए देखें तो बेटा कहां पर होता है, पत्ती में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई हरित लवक ही यही है, क्लोरोफिल ही यही पाया जा रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन है वो किससे निकल रही है? बेटा हम सबको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस दौरान हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना। तो फटाफट से ये बताओ कि उस दौरान अगर मैं आपसे बात करती हूं तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन है वो निकलती है किससे? फटाफट से जल्दी से मेरे बच्चे आंसर दे दो, फटाफट क्या होगा? चलिए देखें तो बेटा किससे निकलती है, अगर हम देखें तो बेटा जल से, यानी कि इसके अपघटन से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। भाई ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसके जरिए जो पौधे हैं वो वायु को शुद्ध करें? 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला बोल रहे हैं वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या प्रजनन। याद रखना बेटा बिहार बोर्ड का जो पेपर है वो क्या है भाई, 50% अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो ये तो हमें करनी ही है प्रैक्टिस, यानी कि एक क्लास होगी उसमें 80% ऑब्जेक्टिव होंगे और 20% में शॉर्ट एंड लॉन्ग होंगे। ठीक है, बेसिकली अगर मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी तो बेटा शॉर्ट भी कराऊंगी, बिकॉज शॉर्ट एग्जाम में मिलने हैं, एंड लॉन्ग तो एक ही आना है और तुम्हें 3 ऐसे लॉन्ग तैयार करा दूंगी, उनमें से ही पूछा जाएगा और तुम ये सोचोगे कि भाई दोनों कर दें क्या हम लोग एग्जाम में। चलिए जल्दी से, हाँ जी, तो किस प्रक्रम के, देखो वाष्पोत्सर्जन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना है ना। एंड प्रकाश संश्लेषण द्वारा की अगर मैं बात करती हूं तो भाई यही होगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं, और CO2 वातावरण को क्या करती है, दूषित करती है, जबकि ऑक्सीजन शुद्ध करती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट पर आ जाएं फिर फटाफट से। अच्छा स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं हम लोग, बताइए? रक्तदाब, हृदय की धड़कन, क्या श्वसन को मापेंगे या फिर वाष्पोत्सर्जन को चेक करेंगे? जल्दी से बताएं। जल्दी से आंसर। हाँ जी, क्या होगा? चलिए बेटा स्टेथोस्कोप की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए देखें, हाँ जी बेटा स्टेथोस्कोप की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पर? बेटा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की बात करें कहां पर होगा? क्या वो कोशिका द्रव्य में हो जाएगा, क्या वो राइबोसोम्स में होगा, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या फिर अंत्य द्रव्य जालिका? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना। तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाफट से। ग्लाइकोलाइसिस याद करो, ग्लूकोज जब पायरुवेट में बदलता है तो वो कहां पर होता है? सभी को पता है भैया, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? बताइए बेटा, जो हरित लवक होता है उसमें 2 संरचना पाई जाती हैं, ग्रेना एंड दूसरी स्ट्रोमा। तो बोल रहे हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होगी? क्या वहां पे प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, क्या वहां पर अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी? दोनों ही हो सकती हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगी। बेटा हरित लवक के स्ट्रोमा में बात कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बेटा हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसमें हमें किसकी, भाई किसकी जरूरत नहीं होती है, बताएं? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे कि लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को आप क्या बोलोगे? क्या आप उसे एंजाइम कह दोगे, प्रोटीन कह दोगे, पित्त रस कह दोगे, या फिर लाल कह दोगे? अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो पता नहीं क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। बेटा क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। लाल ग्रंथि से किसका श्रावण होता है? आपको बस ये बताओ मुझे, जल्दी सोचो किसका होता है। क्या वह एंजाइम का नाम पूछा है? नहीं भैया, लाल ग्रंथि से किसका होता है? लार का श्रावण होता है।
खत्म। जब एंजाइम बोलेंगे तो हम एंजाइम का नाम बताएंगे और हमें कहीं दिख भी नहीं रहा है एंजाइम, तो आधे बच्चे एंजाइम पे क्लिक कर देते कि एंजाइम का, बेटा एंजाइम लार में होता है, तो लार का श्रावण हुआ। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम होता है, अब बताना है आपको एंजाइम का नेम, टॉयलिन, पेप्सिन, श्लेष्मा या फिर ये सभी। जल्दी से बताएं फटाफट से, क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी फटाफट से, क्या होगा? हाँ जी, चलिए देखें, तो बेटा लार में कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन। सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पर आ जाएं। अच्छा, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो बेटा मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, जल्दी से मेरे बच्चे, कौन सा अम्ल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बार बार पूछा जाने वाला। जल्दी से, चलिए देखें। चलो, तो बेटा मानव अमाशय में बात करें तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमें पता है कौन सा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, घास खाने वाले प्राणियों के शुद्रांत्र। शुद्रांत्र क्या होता है बेटा? छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत कैसी होती है बेटा? लंबी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अमाशय के भीतरी अवस्था की रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोचो बेटा, क्या है? स्टमक है, ये रहा हमारा स्टमक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये एसिड होता है। क्या हमारे अमाशय के इस आंतरिक अस्तर को इस अम्ल से नुकसान नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है। भाई सोचो, है तो तेजाबी ना, अगर आप नॉर्मल बाहर एसिड पकड़ोगे तो हाथ जल सकता है। अब तो हमारे बॉडी के अंदर, वो भी स्टमक के अंदर, क्या नुकसान नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता। तो उससे बचाने के लिए कौन होता है यहाँ पर? पेप्सिन होता है, श्लेष्मा होता है, एमाइलेज होता है या फिर होता है पित्तरस? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, क्या होगा? हाँ जी, चारों ऑप्शन में से A, B, C, D क्या होगा सही? चलिए देखिए आंसर, तो बेटा कौन होता है? श्लेष्मा, जिसको हम म्यूकस भी कह देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस जो है बेटा वो प्राप्त करता है? बताइए, आमाशय करता है, शुद्रांत्र करेगा, बड़ी आंत करेगा या फिर आपका ये सभी? जल्दी से बेटा, पूरा पढ़ाया हुआ है एंड आज जो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग करोगे वो बोर्ड में 100% आपको मिलेगी। ठीक है, तो भाई कौन सा भाग है इनमें से? शुद्रांत्र। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ जी, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या हो जाएगी? हाँ जी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा? चलिए, तो बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, देखो ये तो वैसे ही हट जाते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। एंड अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे नंबर की, तो बेटा वो हो जाती है अग्नाशय। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? ये। तो ये यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि भाई है तो दोनों ही बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो यकृत है, अग्नाशय दूसरे नंबर की है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य कर रहा है? बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हमारा ऑप्शन हो चुका है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, यकृत किस रस को क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे श्रावित कर रहा है। बताइए फटाफट से, यकृत बेटा किस रस को श्रावित करता है? जल्दी से आंसर। लार को,
जठरस को, पित्तरस को या फिर अग्नाशय रस? फटाफट से बेटा आंसर जल्दी से। यकृत किस रस को निकालता है भाई? यकृत जो है वो सबसे बड़ी क्या है आपकी, अगर हम बात करें मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये किस रस को निकालता है? तो भाई हम सबको पता है कि बेटा यकृत जो होता है ये किस रस को, पित्त रस को निकालता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं शॉर्ट पर। बेटा शॉर्ट में ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखो ऑब्जेक्टिव तो मैं करवाऊंगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि नंबर तो वहां से बनने से 50% कराओ ऑब्जेक्टिव, कुछ फायदा नहीं है ना उसमें, है ना, सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन टॉप किससे करोगे? ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट कर देते हैं। एंड बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करो। ये डायग्राम जब भी आ जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है गाइज, तो ये डायग्राम पूछते हैं हमेशा। आप कभी भी अपने जो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर सबको उठा के देखना, उनमें जब भी ये क्वेश्चन आया है डायग्राम के साथ पूछा गया, तो डायग्राम के साथ ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो होती क्या है क्रिया, सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में इस तरीके से हेडिंग बनाओगे। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, तो परिभाषा वर्ड को लिखने की जगह ये लिख के डेफिनेशन लिख दो डायरेक्ट, थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्या होता है भाई, सौर ऊर्जा का, क्या होता है, सौर ऊर्जा का, एंड क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करो कि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाए। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि भाई वो क्रिया जिसके जरिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो भाई सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि भाई इसमें इस क्रिया में होता है क्या बेसिकली, कि आपकी जो सौर ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आप सोचो भाई है तो एक क्रिया, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता तो होगी। घर में आप जब खाना बनाते हो, फॉर एग्जांपल को सब्जी बनानी है, तो आपको क्या होता है, जब सब्जी बनानी होती है तो आप खुद देखते हो कि अगर भैया सब्जी बनानी है तो क्या करना होता है कि भाई आपको हल्दी, नमक, सारी चीजें। वैसे भी जब पौधे को खाना बनाना होता है, तो जब पौधा खाना बनाए उसको भी तो कुछ चीजें चाहिए, यानी कि आवश्यक तत्व। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। नंबर 1 क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। सेकंड नंबर पे बेटा यहाँ पे चाहिए आपको क्लोरोफिल। याद रखना 4 चीजों की आवश्यकता होती है, अगर एक चीज भी उसमें नहीं है तो वो क्रिया वहां पे नहीं होगी। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाता है आपका CO2। ओके, एंड नंबर 4 पर आपका आ जाता है कौन सा भैया, यहाँ पे अगर हम बात करें जल। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आखिर इसका स्थान क्या होता है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग आपकी इसमें जाएगी प्रकाश संश्लेषण का स्थान। क्लियर, तो कहां पर होती है, तो भाई ये क्रिया जो होती है यानी कि पौधे की, ठीक है, पौधे की पत्ती जो होती है, ठीक है, उसमें एक संरचना पाई जाती है हरित लवक। याद रखना एग्जाम में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, आप इसको शॉर्ट में लिख कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो पौधे की पत्ती में क्या होती है भाई, फॉर एग्जाम्पल ये पत्ती है, इसमें संरचना पाई जाती है हरित लवक। ठीक है, इसके अंदर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के हैं 2 काम। पहला काम है पौधे को हरा रंग देना, एंड दूसरा काम हो जाता है क्या, दूसरा काम हो जाता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्लियर, यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक बदलना। ठीक है, अब आगे आ जाओ इसकी सीधा क्रियाविधि पर, इसमें बनेगा आपका डायग्राम। ठीक है, तो इस क्रियाविधि में आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखो कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले एक जो पत्ती होती है, ठीक है, उस पत्ती में मैंने बोला भैया ये क्या है आपका
हरित लवक, हर एक नाम को आप लिखेंगे वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है भैया क्लोरोफिल, ओके। अब यहाँ पर ये क्या है, जड़ें, वातावरण से क्या ले रही है भाई, वो CO2, आपने पौधे को क्या दिया, जल दिया। यहाँ से क्या आ रहा है भैया, सूर्य का प्रकाश, कहाँ पर, इस हरित लवक के क्लोरोफिल के अणुओं पर किस रूप में आ रहा है, सौर ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहले यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में जैसे ही जो पौधे की पत्तियों पर से क्लोरोफिल के अणुओं पर पड़ता है, तो क्लोरोफिल क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। एंड जैसे ही उस प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तो होगा क्या, वहां पर ये क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को बदल देगा रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि वहां पे कौन सी क्रिया शुरू हो चुकी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो चुकी है। और अब ये CO2 किस में मदद करता है बेटा, ये आपका मदद करेगा जो पौधा होता है उसके भोज्य पदार्थ को बनाने में, जबकि जो जल है इसके अपघटन से O2 निकलती है बाहर। बस इतने आपको पॉइंट एक्सप्लेन करके आने हैं, यानी कि पूरे डिटेल में लिख कर आना है, कोई भी शॉर्ट में नहीं जाएगा। इन हेडिंग्स को फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी गाइस यही रहने वाला है। फटाफट से हो गया। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, ये वाली हेडिंग आवश्यक तत्व, स्थान और इसकी क्रियाविधि, ठीक है। यह है शॉर्ट। अब अगर मैं आपसे लॉन्ग की बात करती हूं तो मेरे बच्चे लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन मानव पाचन तंत्र बिहार बोर्ड में रिपीट पर आया है और इसमें बना करनी है आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस। काफी बच्चे बोलते हैं मैम डायग्राम कैसे करें, डायग्राम कैसे करें। अरे जब तक पेन कॉपी नहीं उठाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायग्राम कैसे आएंगे, कि रोने धोने से डायग्राम नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं भाई, पाचन सबको पता है कि जितने भी भोजन के जटिल व बड़े अणु होते हैं, किसके बेटा, भोजन के। सबसे पहले इसमें भी आप डेफिनेशन लिखिए, किसकी, पाचन की। हाँ जी, भोजन के जटिल व बड़े अणु, ठीक है। तो भोजन के जटिल व बड़े अणु का किस में, सरल व छोटे अणुओं में बदलना। क्लियर, किस में, छोटे अणुओं में बदलना, ठीक है। क्या कहलाया जाता है बेटा आपका यहाँ पे, ये आपका एंजाइमों की सहायता से, याद रखना कौन मदद करेगा, एंजाइम मदद करेंगे। तो एंजाइमों की सहायता से, ठीक है, क्या कहलाया जाता है आपका, पाचन कहलाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं पाचन तंत्र की, ठीक है। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं बेटा, क्या कोई एक अंग भाग ले रहा होगा, नहीं, एक से ज्यादा अंग क्या कर रहे होंगे, उस क्रिया में भाग ले रहे हो। तो बेटा यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। नंबर 1 कौन सा आ जाता है, मुख। नंबर 2 पे कौन सा आ जाता है मेरे बच्चे, 2 पर आ जाता है आपका ग्रास नली। बेटा जिस सीक्वेंस में लिख रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करोगे, पहले खाना मुंह में जाएगा, पेट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है नंबर 3 आमाशय। तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे कर देते तो बेटा नंबर कट जाते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे छोटी आंत, फिर आ जाता है बड़ी आंत, ठीक है। एंड लास्ट नंबर 6 पर गुदाद्वार, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुख से स्टार्ट करते हैं। देखो जब हम नंबर 1 मुख को पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी एंड जितना पढ़ाऊंगी सारा लिख कर आने हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो मुख में जब हम पढ़ते हैं तो बेटा यहाँ पे आप 3 चीजें पढ़ते हैं, यानी कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, याद रखना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से शुरू हो जाता है, एमाइलेज करना स्टार्ट कर देता है। मुंह में क्या होते हैं भैया, सबसे पहले चीज आपके दांत, जीभ, ठीक है, और लार, यानी कि लार ग्रंथि, ठीक। देखो जीभ का काम क्या होता है बेटा, जीभ का काम होता है स्वाद का पता लगाना, ठीक है, कि उसका टेस्ट कैसा है, कि वो खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है। और साथ ही साथ भोजन को निगलने में हेल्प करता है, यानी कि निगलने में सहायक,
ठीक है, किसको? भोजन निगलने में सहायक, लिख लेना। ठीक है, कभी आधे बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किसको निगलने में सहायक? भैया भोजन को निगलने में सहायक, वो इतने से पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि क्या कर रही है बेटा? लार ग्रंथि कर रही है लार का श्रावण। ठीक है, क्या कर रही है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कर रही है लार का श्रावण। एंड यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, लार का श्रावण कर रही है, साथ ही साथ इस लार में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटा क्या? टॉलिन। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन कोई बच्चा 5 या 6 पेज से कम का नहीं लिख कर आएगा। दांत की बात करूं बेटा, टोटल दांत कितने होते हैं? 32। किस में बात करें? एक वयस्क में, तो 32 दांत होते हैं। और दांत होते हैं बेटा 4 प्रकार के। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हो जाता है बेटा कृंतक, सेकंड आ जाता है रदनक। ठीक है, फिर उसी के साथ आ जाता है च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। ठीक है, ये आपको लिख कर आना है, जिसमें से कृंत का काम होता है काटने का, जो आगे वाले रदना का चीरने फाड़ने, और च्वर्णक और अग्रच्वर्णक का चबाने का कार्य होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यानी कि पूरा मुख के अंदर जाएगा, जो पॉइंट्स आपको डिटेल में लिख कर आने हैं। फ्लो चार्ट्स आप तब बनाएंगे जब आप पूरे टॉपिक को डिटेल में लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आपने माउथ के बारे में पूरा डिटेल में लिख दिया तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें करनी है इस तरीके से। सेकेंड पार्ट जो आ जाता है बेटा, वो आ जाता है ग्रास नली। देखो इसका काम क्या होता है? तो बेटा इसका काम सिर्फ इतना है, ये क्या करती है? मुख से, ठीक है, मुख से भोजन को, क्लियर? किससे? मुख से भोजन को आमाशय यानी कि स्टमक, भेजती है। ठीक है, ओके। एंड नंबर 3 पर इसका काम सिर्फ इतना ही, याद रखना, इसको फूड पाइप कहते हैं। नंबर 3 पर आ जाता है मेरे बच्चे आमाशय। ठीक है, आमाशय में क्या है भैया? जठर ग्रंथि। क्लियर? इससे किसका श्रावण हुआ? जठर रस। और इसमें क्या हो जाती हैं आपकी 3 चीजें। नंबर 1 पेप्सिन, ठीक है, सेकेंड नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड नेक्स्ट श्लेष्मा। ठीक है, अगर आप इसको बोलेंगे मैं इसको डिटेल में ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, लो, हाइड्रो ठीक है, आगे आ जाइए। सबसे पहली चीज यहाँ पे, अब पेप्सिन क्या है बेटा? एंजाइम है। ठीक है, ये याद रखना, काम तभी करेगा जब इसको मिलता है अम्लीय वातावरण, यानी कि अम्लीय वातावरण होगा तो ही क्या करेगा बेटा? ये काम करेगा। एंड साथ ही साथ याद रखना कि देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ जाएगा बहुत, इसलिए मैं बातें नहीं करूँ, बिल्कुल ध्यान समझना है, पढ़ना है पढ़ कर ही जाना है। ठीक है, बातें नहीं करनी फालतू, ध्यान से सुनो कितना बताना है यहाँ पे। और इसका काम क्या है? किस में हेल्प करता है बेटा? ये हेल्प करता है प्रोटीन के पाचन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? अम्लीय वातावरण को प्रदान करेगा, साथ साथ जो बैक्टीरिया उनको मारेगा। एंड श्लेष्मा क्या करती है? यानी कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे जो आमाशय यानी कि जो स्टमक है, तो आमाशय के किसकी? आंतरिक, ठीक है, अस्तर की रक्षा, क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। 3, अब नंबर 4 पर आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा छोटी आंत। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ठीक है, नेक्स्ट इज जिजुनम एंड इलियम। तो आमाशय से जो खाना आता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी वाले भाग में जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से सीधा बड़ी आंत में। एंड इसमें आप पढ़ते हैं किसको बेटा? यकृत को और अग्नाशय को। ठीक है,
चलिए सबसे पहले यकृत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यकृत क्या है मेरे बच्चे? यकृत जो है वो है सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या करती है? ये करती है आपके पित्त रस का श्रावण। ठीक है, इस रस में क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं। ठीक है, एंड ये पित्त लवण क्या करते हैं? वसा के इमल्सीकरण का कार्य। ठीक है, वसा के इमल्सीकरण का कार्य। वसा का इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि भाई ये जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं, मैंने बोला ये भाई वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, अब इन पर एंजाइम काम नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में पहले तोड़ा जाता है ताकि इन पर एंजाइम कर पाए और वसा का पाचन कर पाए। और यही क्रिया क्या है? इमल्सीकरण, की वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ताकि इस इमल्सीकृत वसा का एंजाइम जो है वो पाचन कर सके। सिंपल सी बात। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो मानव पाचन तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंड ये जो ग्रंथि है मेरे बच्चे, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि भाई एंजाइम भी निकालेगी, हार्मोन भी, तो उसके दोनों भाग हैं। इसका अंतःस्रावी, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि भाग। क्लियर है? ये जो है वो निकालेगा हार्मोन को। ठीक, कौन से हार्मोन को निकालेगा? तो बेटा हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक, और ये इंसुलिन करता क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित। क्लियर? यानी कि ब्लड में देखता है कि भाई आखिर शुगर लेवल कितना है तो उसको कंट्रोल करता है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का ठीक है नियंत्रण। एंड साथ ही साथ ये तो करता ही है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक, अब दूसरा जो भाग है बेटा वो होता है बहिश्रावी ग्रंथि भाग। और बहिश्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो किसको निकालती हैं? वो निकालती हैं आपके एंजाइम को। और कौन से एंजाइम को? तो बेटा 3 एंजाइम है। नंबर 1 होता है एमाइलेज। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाता है लाइपेज। ठीक है, ये करता है बेटा किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का, लेकिन याद रखना इसको सक्रिय होने के लिए, ठीक है, किसकी बेटा? इसको सक्रिय होने के लिए किसी अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं होती है। एंड लाइपेज करता है वसा का। कौन सी वसा? इमल्सीकृत वसा, यानी कि ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा अब नंबर 5 पर बड़ी आंत। जब छोटी आंत में इतना काम हो जाता है तो यहां पर आपका होता है क्या? जल का अवशोषण। ठीक है, एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें गुदद्वार, तो इसके जरिए क्या हो जाते हैं? जितने भी अवशिष्ट पदार्थ और जितने भी जो आपके बेकार पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो करें हमने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम जब भी सेट करेंगे, यानी सेट 1 अब हमारा जब सेट 2 होगा तो उसमें मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आराम से तसल्ली से बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। फिर वापस से एक शॉर्ट कराऊंगी और एक आपको लॉन्ग कराने की कोशिश करूंगी। जब मेरे 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तब मुझे तसल्ली रहेगी, हाँ भाई अब बच्चा छोड़कर नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में आपको इन्हीं में से एक मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहो। एंड जितना बताया है ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आज का होमवर्क आपका ये रहने वाला है कि जितनी भी चीजें आप लोग लिखोगे, है ना, इसको एक्सप्लेन करके मुझे एक बार दिखाओगे आप जरूर। ठीक है, तो मेरे साथ शेयर जरूर करना, चाहे डाउटनेट जो ऐप पे आपने स्टडी ग्रुप बनाया वहां पे करना, इंस्टा व्हाट्सएप कहीं भी ट्राई करना,
मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं देख पाऊँ आपने कितना सही लिखा है, राइट। एंड साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाओ, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप देर मत करो, अभी आने वाले बैचेस बचे हुए हैं, तो फटाफट से जुड़ जाओ बैच में ताकि आने वाले बैचेस की एक भी क्लासेस मिस ना हो। नोट्स मिल जाएंगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाओगे, बिल्कुल टीचर स्लाइड्स तो मिल ही जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाओगे, प्रैक्टिस पे लग जाना अभी से, एंड सैंपल पेपर जो हेल्प करेगा ये बताएगा कि क्या तुम 3 घंटे में पेपर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। टॉपर्स बैच मिल रहे हैं गाइस तुम लोगों को बिल्कुल फ्री, एंड बैच का प्राइस है 1199। कॉल करना है सिर्फ आपको 0124715850 पर। व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितनी अच्छी आज से पढ़ोगे, लिख लिख कर देखोगे, उतने अच्छे से टॉपिक हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में टॉप करना आसान है, बस मेहनत करनी है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे सेट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।